हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अगर आपने नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको इनकैश करना है तो मेहरबानी करें, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। ये वक्त की डिमांड है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। ये आपका काम है, ये वर्करों का काम है, लेकिन वर्करों से सबसे ज्यादा क़यादत का काम है। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, दरारें खत्म होनी चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसेरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो केपी है, सिंध है, कराची है, जहां भी है, आप देखेंगे, गौर से देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल शाहजेब। ये वो इकरार है जिससे मुतालिक गुज़श्ता कई बरसों से नून लीग इनकार कर रही थी और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि सीनियर तरीन रहनुमाओं में शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, उनका जब कल ये स्पीच चली तो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी अब नून लीग ने जो है वो खुलकर इकरार कर लिया है कि क़यादत के जो लेवल है उस लेवल पर ये मसले मसाइल मौजूद हैं। क्या वाकई ऐसा है? दूसरा, नवाज शरीफ साहब की जमात में बयानिया की एक जंग जो थी वो रिफ्लेक्ट ये होता रहा कि मफामत और मजामत का एक टकराव चल रहा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी साहबजादी मरियम नवाज एक सख्त और जारहाना बयानिया अपनाए हुए थी और ताहाल भी उन्होंने ये जारी रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब पार्टी के सदर और लीडर ऑफ द ओपोजिशन शहबाज शरीफ जो हैं वो बार बार जेल जाने के बावजूद भी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच जिसे कहा जाता है या मफामाना एक रवैया है उस पर वो ताहाल कायम है और वो ये समझते हैं कि यही उनका जो तरीक़ाकार है इसी पर आगे चलकर मुस्लिम लीग नून कामयाबियां समेट सकती है। ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान ने नून लीग की जो क़यादत है या पार्टी रहनुमाओं का इस पर जो भी रद्द-ए-अमल होगा, कल से काफ़ी मेरी भी 2-3 लोगों से जो बात हुई तो उस पर बेहतर जवाब जो थे वो खुद ख्वाजा आसिफ साहब ही हमें दे सकते थे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब। पहले तो डॉन में आने के बाद पहला शो है आपके तो साथ, खुश आमदीद इन डॉन। अच्छा ये बताइए ख्वाजा साहब, कल आपकी स्पीच मैं एक देख रहा था, बड़ी फायरी स्पीच थी पिंडी में, उसमें आपने कहा कि जी कायदीन की लड़ाई है और जितना जल्दी सॉर्ट आउट कर लें वो बेहतर है। मतलब इकरार कर ली है आखिरकार आप लोगों ने कि इख्तिलाफात उस लेवल पर नहीं, मेरा ख्याल है जो आपने वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखा उस स्पीच का। अगर वो स्पीच आप मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, वो वर्कर्स कन्वेंशन थी। तो मैं अपनी पार्टी की जो तंजीम है उसके हवाले से बात कर रहा था। अच्छा। और इस फिक्रे के फ़ौरन बाद मैंने कहा कि इख्तिलाफात जो हैं वो यूनियन काउंसिल, शहर और ज़िली सतह, तमाम सतह पे मैंने डिफ़ाइन भी कर दिया, तो इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बट हमारा मीडिया, अल्लाह ताला खुश रखे हमारे मीडिया वालों को भी, दे पिक्ड अप द मोस्ट कैची इन देयर ओपिनियन, जो फ्रेज़ था उसको उन्होंने लेके, तो उसका खैर आई एम ग्रेटफुल टू जियो कि उन्होंने मेरी फिर स्पीच अपने बुलेटिन में चलाई, जिससे ये सारी सिचुएशन जो है क्लैरिफाई हो गई। मैंने भी की, उसमें मेरा बीपर भी उन्होंने लिया। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है कि इस इंटेंट के साथ जो है एक फ़िक्रा उठा के उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। मैं वर्कर्स की कन्वेंशन थी और उसमें तंजीमी बात हो सकती थी, और मेरा कहने का बेसिकली उसमें जिस जो था, अगर आप तो स्पीच देखें कि मियां नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ और हमारे स्ट्रगल जो है वो ज़ाया होने का ख़दशा है अगर हमारे जो है ज़िली और शहर और यूनियन काउंसिल के लेवल पे हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो डिस्प्यूट्स हैं वो हल ना हो। बल्कि मैंने शहरों का नाम भी लिया, मानसरा तक लिया, मैंने शहरों का नाम भी लिया।
तो मैं आई वेंट इनटू वेरी मिन्यूट डिटेल इन एक्सप्लेनिंग व्हाट आई वाज सेइंग। तो वो हम वोट गैदर नहीं कर सकेंगे। ये इस इलेक्शन ने प्रूव किया है कंटोनमेंट में कि नवाज शरीफ के वोट बैंक जो है इंटैक्ट है, बल्कि अल्लाह के फजल से इंक्रीज़ हुआ है। तो इतनी कुर्बानी और इतनी स्ट्रगल जो है उसको पार्टी अगर ये इस लेवल पे बिकॉज ये लेवल है जो वोट लेके आता है, जो फसल जो है पकी हो उसको घर लेके काट के लेके आता है, उसको जो हार्वेस्ट करके लेके आता है। तो अगर ये डिसऑर्गेनाइज होगा तो हम लोग जो है वोट समेट नहीं सकेंगे। अल्लाह के फजल से वोट है हमारे पास। मेरी दुआ भी है और कोशिश भी है कि इलेक्शन जो है वो फेयर, फ्री एंड फेयर हों, जिस तरह कंटोनमेंट के हुए हैं उस तरह 2023 में या उससे पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला पब्लिक विल गिव अस अ थम्पिंग मेजॉरिटी। ठीक। अच्छा खालिद साहब, ये तो आपने ग्रॉस रूट लेवल पर और जो लोकल मकामी तंजीमें आपने एक्सप्लेन किया उनकी बात की है, लेकिन टॉप टियर में भी वो तनाव जो है वो थोड़ा सा वाजे हो चुका है, टीवी चैनल्स तक आ चुका है। मरियम साहबा शहबाज साहब स्टेटमेंट दे देते हैं, सुबह मरियम साहबा ऐसी बात कर देती हैं कि उससे इंप्रेशन ये मिलता है कि जी वो ओवर शैडो करने की कोशिश कर रही है। तो नीचे भी अगर ये इशू है, ऊपर भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या इसी वजह से आपने कहा था कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वी हैव टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर? देखिए वो बिल्कुल वो तो एक यूनिवर्सल बात है कि वक्त तो इंतज़ार नहीं करता, वक्त तो गुजर जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अवेल करनी पड़ती हैं, मौका जो है वो हाथ से जाने देना चाहिए। ये ज़ाती ज़िंदगी में भी होता है, सियासी ज़िंदगी में होता है, कारोबारी ज़िंदगी में भी होता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि इसको मीडिया जो है ना उसने ज़्यादा इस तनाव को जो है ना प्रोजेक्ट किया है। इतना तनाव जो है ना, वो तनाव होता है सियासी पार्टियों में, होता है, ये कोई बड़ी नॉर्मल सी बात है। मैं आपने कहा सीनियर तरीन, तो मुझे अपने बुढ़ापे का भी एहसास हुआ। तो मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 31 साल मैंने डायरेक्ट सियासत होते हुए, पार्लियामेंट्री सियासत करते हो गए हैं। उससे पहले मैंने अपने वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत दे, उनकी सियासत जो है विटनेस की फॉर अनदर 30 ईयर्स और 25 ईयर्स या 35 ईयर्स। तो मैं ये पार्टियों में इख्तलाफत रहते हैं। मैंने कोई ऐसी कोई वो जो है अचंभे वाली बात नहीं है। और ये बेसिकली आप अगर मैंने बड़े प्रोग्राम्स में मैंने ये बात की है कि यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो अल्टीमेटली आ जाती है जब मौका आता है कि पार्टी, मसलन हमारे पास जो है, हम फॉर्चुनेट हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे कायद हैं और उनकी ज़ात में हमारे पास एक फिगर है या लीडर हैं जो पिछले 30-31 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। और वो ट्रैक रिकॉर्ड जो है स्ट्रगल है आइन की बालादस्ती के लिए और कानून के जो है सरबुलंदी के लिए, फेयर इलेक्शंस के लिए। ये चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली अगर आप कहते हैं आइन की बालादस्ती है तो सारा कुछ इसमें सिमट के आ जाता है। तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ की जितनी स्ट्रगल है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड इन आवर हिस्ट्री ऑफ 74 लेकिन खालिद साहब, इस पूरी सिचुएशन से देखिए, मीडिया तो प्रोजेक्ट वही करेगा जिससे हेडलाइन बनेगी, लेकिन मौका वहां से फराम होता अगर मीडिया देखेगा फिर उसको प्रोजेक्ट करेगा। और इस पूरी चीज का क्या आप समझते हैं, इस चीज का नुकसान पीएमएलएन को खुद ही हुआ है और आइंदा भी होगा? देखिए ये जो कल है, मैंने तो मौका नहीं फराम किया, लेकिन उन्होंने मौका ढूंढ लिया। मेरा अपना ख्याल है कि ये जो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आई एम बीइंग कंपेल्ड टू से दैट कि ये डिटेरिएशन जो हुई है ना हमारे माहौल की ओवर द ईयर्स, ये खुसूसन जो है पिछले 2-3 साल में, कि इसमें मीडिया भी जो है ना वो दे डोंट हैव क्लीन हैंड्स, लेट मी से इट विद रिग्रेट, कि वो भी जो कमर्शियल साइड जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज उनको करती है कि बाज़ का सच्चाई का दामन वो हाथ से छोड़ देते हैं। प्लीज नहीं सब आप बोले, मैं उस पे फिर उसका सच्चाई का दामन हाथ से छोड़ देते हैं, या ऑब्जेक्टिविटी जो है ना उसका दामन जो है छोड़ देते हैं, वो सब्जेक्टिव बन जाते हैं।
तो अगर कोई बात आके ऐसी कहे जो जिसकी न्यूज़ वैल्यू ना बनती हो, कमर्शियल वैल्यू, न्यूज़ वैल्यू नहीं, न्यूज़ वैल्यू इन कमर्शियल लिहाज से ना बनती हो, यू विल नॉट पिक अप। ये मीडिया नहीं उसको पिक करेगा। आप देखें, आप जितने चैनल्स हैं, दे आर ऑल द टाइम स्ट्रगलिंग, दे आर ऑल द टाइम स्ट्रगलिंग। और ये इस किस्म की न्यूज़ जो है, मैं समझता हूँ कि ये मीडिया का, जिस तरह हम सियासतदानों का फ़र्ज़ है, बिल्कुल मैं इसलिए एक्सेप्ट करता हूँ कि सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन मीडिया का भी फ़र्ज़ है। हमने आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए में फंडामेंटल राइट बना दिया हुआ है। ये बड़ी एक यूनिक बात है दुनिया के जो आइन है उनमें। ज़्यादा आइन में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। हमने इतनी ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेंथन किया, हमने स्ट्रेंथन किया। ये तरमीम जब हुई तो उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये इसके बावजूद जो है, मैं समझता हूँ कि ये इतनी दौड़ लगी हुई है, नौजवान लोग हैं, नई जनरेशन है, मीडिया में आ चुकी है, उनको मेरा ख्याल है कि इस मीडिया का जो, इस प्रोफेशन का जो तकद्दस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली परफेक्शन तो मीडिया में नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया परफेक्ट है, लेकिन अलमिया हमारा ये है कि तहरीक इंसाफ पर तनकीद करें परफॉर्मेंस पर, तो वो कहते हैं जी नहीं, मैं तो तनकीद करें। और देखें, अब फर्ज करें जावेद लतीफ़ साहब अगर कहते हैं कि जी मैं अपने शो कॉज नोटिस के जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स लगाऊंगा, तो मीडिया तो उसको उसी तरह कोट करेगा। तो मतलब कुछ है वहां पर आग, अगर वहां पर लगी हुई है, धुआं वहां से हो रहा है, तो कुछ वहां पर तो है ना, सिर्फ मीडिया पर तो ब्लेम नहीं। मैं तो बात जो है वाकयाती बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ एक ओवरऑल एक नजरियाती बात कर रहा हूँ, जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो नज़रियाती एक शनाख्त है पाकिस्तान की या हमारी रियासत की, उसको डेवलप करने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और मैं समझता हूँ कि उसको सबसे पहले हमें ऑनेस्टी के साथ जो है परफॉर्म करना चाहिए इस फ़र्ज़ को, और उसके बाद मीडिया है या अदालतें हैं या ब्यूरोक्रेसी है, इन सब का जो हमारी एक नज़रियाती शनाख्त है, एक नज़रियाती हमारी वो जो है एक अलामत है, वो उसको प्रोजेक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है हम सबको मिलके एक किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, वक्त पे चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ख्वाजा साहब से मुल्की सियासत पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, पीडीएम की अगर बात करें तो जब पीडीएम बनी आप कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, और ऑन रिकॉर्ड आपने कहा था कि हमें इतना खुल के जरदारी साहब पे एतमाद नहीं करना चाहिए। वो उस वक्त की लिहाज से, फिर पीएमएलएन के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो आपकी बात काफ़ी हद तक फिर दुरुस्त भी साबित हुई, खुद भी अब पीएमएलएन मानती है। लेकिन इस वक्त अगर देखें तो अपोजिशन का वजूद कहीं नज़र नहीं आ रहा। मसाइल हैं मुल्क में, महंगाई देख लें, मईशत देख लें, फॉरेन पॉलिसी, रीजनल इन्वायरमेंट जो बन गया है उसके चैलेंजेस हैं, लेकिन अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो इधर अपोजिशन का तो बिल्कुल वो वजूद ही नहीं है। तो एक तो क्या इट्स अबाउट टाइम कि दोबारा एक यकजा हो के पीपल्स पार्टी को भी बुलाया जाए, अवामी नेशनल पार्टी को भी बुलाया जाए। मुल्क को अगर आगे लेके चलना है तो कुछ तो अल्टरनेटिव आपने करना होगा ना। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ये बात जो है आज से कोई 1 महीना कबल जो है, मेरे ख्याल आप उस वक्त काबिल थे जी, मैंने ये किसी प्रोग्राम में कही थी कि हमें सफ़बंदी अपनी जो है असर नाव करनी चाहिए अपोजिशन को जो है, और जो भी पार्टीज़ हैं उनको बजाय इसके कि हम उनसे एक टोटल एजेंडा एक्सेप्ट करवाएं, उनकी जो अपनी कंपल्सन्स हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी का मैंने कहा कि जो उनकी हुकूमत है सिंध में, और वो चाहेंगे कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन तक जो है उनकी बची रहे और फिर नई मैंडेट जो भी आए, तो वो चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए। वो उनकी मतलब उनसे इस्तीफे मांगना फिर गलती थी ना उस वक्त। बहरहाल वो फेज़ अब गुजर गया है, लेकिन अब एक नया इत्तेहाद, मैंने ANP का भी कहा, और मैंने यहाँ तक मैंने कहा, जिससे थोड़ा सा मेरी पार्टी के अंदर बाज़ दोस्तों को, मेहरबानों को जो है वो इतराज़ भी हुआ। मैंने कहा जी अगर ANP के पास जाने की ज़रूरत पड़े तो मैं भी उनके पास जा सकता हूँ, पीपल्स पार्टी के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन जो नया इत्तेहाद जो है वो ये फैक्ट्स जो है ना उनका मार्जिन दे के जो है वो बनना चाहिए।
अगर कोई एजेंडा जो है वो तय पाता है तो ये एजेंडा जो है इन सारी कंसिड्रेशंस को जो है मद्देनज़र रख के जो है तय पाए जो है। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो हमारी परफॉर्मेंस जो है अपोजिशन की एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म से वो जितनी जल्दी उसको अमली जामा बनाया जाए बेहतर है, और इस तरह तितर बितर हो के जो है उसका इम्पैक्ट नहीं होता। डेफिनेटली ये गवर्नमेंट जो है 3 साल में परफॉर्म नहीं कर पाई, बल्कि परफॉर्म क्या डिज़ास्टर जो है वो दे हैव स्पेल्ड एज फॉर द इकोनॉमी इज़ कंसर्न। तो इस सारे उसमें सिनेरियो में अगर आप देखें तो इसके डिविडेंड्स जो हैं वो इनकैश करने के लिए मेरा ख्याल है अपोजिशन को अपनी साफबंदी नई करनी पड़ेगी और इफेक्टिवली करनी पड़ेगी। खान साहब, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि इट्स अ बिट लेट एट द सेम टाइम, क्योंकि अब तो सफबंदी 2023 के इलेक्शन में हो रही है, और अब कल भी आपने अपनी स्पीच में कहा कि जी इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बिलावल भी यही कह रहा है, तो इसका मतलब यू फोरसी समथिंग, तो उसमें तो फिर इत्तेहाद थोड़ा सा फोरसी जो है इस वक्त देखें आपके जो आम शहरी के जो हालात हैं इस वक्त महंगाई के हवाले से, खुसूसन महंगाई के हवाले से और करप्शन के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से, वो तो इतने कभी भी बड़े अदवार आए पिछले 74 साल में जिनमें महंगाई भी हुई, अच्छे बुरे वक्त भी आए, लेकिन इतना डिके जो है जो पिछले 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता जो है तमाम तर अदारे जो है वो मुज़म्मिल हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। मुज़म्मिल लफ्ज़ जो है मेरे ख्याल है वो ज़रा नरम है, तबाह हो गए हैं अदारे जो हैं। करप्शन जो है वो बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है अब जो है, और करप्शन के लिए कोई किसी में कोई हिचकिचाहट ही नहीं है। एट द टॉप लेवल जो है आप लोगों को रोजाना नाम आप ही मीडिया वाले बता रहे होते हैं कि अब लेकिन इसका तो अगर तो फौरन असर नो इंतखाबात हों भी तो 3 से 6 महीने उसके लिए लग जाएंगे। उसके लिए तो आपकी पार्टी भी तैयार नहीं नजर आ रही। वो अभी तो सब बंदी आपस के जो इख्तिलाफात मेरा ख्याल है कि हम तैयार हो जाएंगे अगर ये पिछले अगले यानी 3 से 6 महीने जो आपने कहा है, या 7-8 महीने, या बजट के फौरन बाद जो है, तो हम इंशाल्लाह। लेकिन साथ में आप नेशनल डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए इलेक्शन से पहले? देखें, मैं तो सिर्फ इस इलेक्शन जो है वो दैट इज़ मीन्स टू एन एंड, देन दैट इज़ नॉट एन एंड इटसेल्फ। वो एक तरीका है कि आप मुल्क में जो है एक जमहूरी हुकूमत कायम हो, जो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक जो है अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाए और आवाम को रिलीफ दे, इकॉनमी बेटर हो, हमारी दफा बेटर हो, खारजा पॉलिसी बेटर हो। हमारा मतमा नज़र ही जो है वो इलेक्शन बन गया हुआ है। इट हैज़ बिकम एन एंड इटसेल्फ। तो वो चीज़ जो है उस चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, उस ज़रिए को शफाफ बनाने के लिए अगर इलेक्शन से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के जो है को बात कर लें तो मेरा ख्याल बेहतर है। सर, आप कितने कन्विंस्ड हैं कि अगले इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होंगे? मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई है ये कंटोनमेंट के इलेक्शन के बाद कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, देखिए, मैं इससे पहले मिसाल दी जाती है, आप लोग भी देते होंगे, मैं भी देता हूँ, और भी लोग 70 के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए थे और उसका एक रिज़ल्ट निकला, लेकिन उस रिज़ल्ट को जो है ना, उस विल को, जो पब्लिक की विल थी, जो आवाम की जो राय थी, उसको सैबोटेज कर दिया गया। ठीक, इक़्तिदार के लिए सैबोटेज कर दिया गया। और मैं समझता हूँ कि उसमें जनरल याया अकेले शामिल नहीं थे, उसमें जो सियासतदान जो थे, जो इक़्तिदार के जो है वो उसके लिए ख्वाहिशमंद थे, वो भी शामिल थे। वो ये एक कॉम्बिनेशन बन गई उस वक़्त जनरल याया ख़ान की और सियासतदानों की, जिन्होंने मिलके जो है वो उस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को सैबोटेज किया और मुल्क जो है 2 लख्त हो गया। इसी तरह अगर मैं जो डायलॉग वाली बात, मैं उसके रेफरेंस में ही मैंने बात की है कि आप पोस्ट इलेक्शन जो है जो सिनेरियो जो है उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। कोई भी आए, चाहे वो आप आए या मैं आऊं या ये बखुदार जो हैं, ये मैं इधर ही बैठा रहूंगा, तो जो भी आए नहीं आए उसको तय कर लिया जाए। ये मुल्क की रिक्वायरमेंट है, कौम की रिक्वायरमेंट है कि भाई एक मंजिल है, वो मंजिल का तयन कर लिया जाए और उस मंजिल तक पहुंचने का एक साफ शफाफ रास्ता जो है
उसको गारंटी उसका तयन कर दिया जाए। अच्छा खालिद साहब, इसमें आपको अब उम्मीद तो नजर आ रही है, अब पता नहीं आपकी पूरी पार्टी को नजर आ रही है या आपकी राय जो है पूरी पार्टी जीती है। ठीक है, मैं तो मेरा तो एक कंटोनमेंट जो है वो इतना बड़ा नहीं है, फौज वहाँ पे अल्लाह के पिंडी फजल में से जीती, लाहौर में जीती, वो पूरा सा फौज तो अल्लाह के फजल से वहाँ पे 2.5-3 डिवीजन है तकरीबन। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी वेटेज है आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू की कि जी उम्मीद एक नजर आई है कि अगले आम इंतखाबात में थोड़ी सी इट इज पॉसिबल। ठीक है, इट इज इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि ये इस मुल्क में शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं और उसके नतीजे में एक साफ और शफाफ जो है एक एजेंडा बेस्ड जो है एक अरेंजमेंट भी जो है तय हो। ठीक नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं। 2023 के इंतखाबात में उन्हीं की स्ट्रेटजी के साथ अगर नून लीग जाती है, अब बाकी डिटेल में हम नहीं जाते, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि इंतखाबात जीते जा सकते हैं? देखिए स्ट्रेटजी जो है ये पार्टी की एक जॉइंट जो है स्ट्रेटजी होगी और वो स्ट्रेटजी जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो तय करेंगे। अल्टीमेटली वो कायद हैं, उनसे उनके बगैर जो है एक हतमी फैसले जो है ना वो नहीं लिए जाते। तो इसलिए ये और पॉसिबिलिटी है, मैं समझता हूँ अगेन कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस हो, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी हमारे सामने आए जो हमारे लिए अगले इलेक्शन में कामयाबी जो है उसको मुमकिन या अल्लाह के फजल से अल्लाह मेहरबानी करे उसके लिए, लेकिन बड़ी मेहनत करनी है नून लीग। बिल्कुल एब्सोल्युटली। लेकिन ये फैसला जो है ना ये अल्टीमेटली मियां नवाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हमेशा फैसले जो है ना वो सीनियर क़यादत से मुशावरत से किए हैं। आई एम ए विटनेस ऑफ इट ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। तो वो करेंगे, ज़रूर करेंगे फैसला। अच्छा खालिद साहब, मुझे एज ए जर्नलिस्ट PMLN की टॉप टियर की जो सियासत रही है पिछले 3-4 सालों में, 4 तो मैं नहीं कहूँगा, पिछले 3 सालों में, और फिर जरदारी साहब की जो सियासत या बिलावल की, ये ज़्यादा हैवी नज़र, देव गेंड मच, उन्होंने रूम ज़्यादा पड़ा। अच्छा मैं कुछ हद तक हो सकता है आपसे इत्तेफाक करता, लेकिन ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शन आए हैं ना, इसमें तो उनके और TLP के तकरीबन एक जैसे इतने वोट हैं। ये पंजाब की हद तक आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं फाफन की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। 22% वोट कश्मीर में 11-12 सीटें जीतना। चले मैं अगर आप सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको PDM में वापस लाया जाए तो फिर मुझसे जो चीज़ें ना वो कहलवाएं तो अच्छा नहीं, कह दें, कुछ तो बता दें। नहीं मैं देखें, एक वैसे परसेप्शन ये भी है, मेरा नहीं ख्याल के ये जो परसेप्शन हो सकता है, लेकिन रियलिटी जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में बड़ी क्लियर सामने आई है। अच्छा, कराची में भी जो है उनकी कोई कामयाबी जो है, तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि इनकी कोई डील हो गई है या वो हो गई है, वो आपके ख्याल में दुरुस्त तासुर नहीं था? डील विद एस्टैब्लिशमेंट आप डील कहाँ होती है? उनसे ही होती है, आप सही कह रहे हैं। देखें, जो जरदारी साहब जो है वो बड़े प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है, वो कोई आइडियोलॉजिकल बातें जो है ना वो बाद में करते हैं, पहले प्रैग्मेटिज्म की बात करते हैं। तो अगर वो कहीं पे उन्होंने चीज़ों का एनालिसिस करके को अंदाज़ा करके जो है वो कदम उठाए हैं, तो आई हैव द ऑनर ऑफ नोइंग हिम वेल। तो जो है मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सिंध की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे टिल द इलेक्शंस, जो मैं समझता हूँ एक बड़ी जस्टिफाइड बात है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि अगर PMLN ने ये मौजूदा सियासत जारी रखी और एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ, क्लियर हेडेड अप्रोच के साथ 2023 के इलेक्शन में ना गए और बुरी तरह वो हारे, तो वो नुकसान जो है वो मुल्क का नुकसान होगा। ये किसी का सवाल है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, मैं आपकी बात जो है वो 2018 के हवाले से और 2023 के हवाले से 2023 के मुतल्लिक जो भी डिसीजन ले हमारी पार्टी जो है वो 2018 को सामने
2018 प्री, 2018 इलेक्शन, 2018 पोस्ट, इन चीज़ों को सामने रख के तो हमें फैसले करने होंगे। अगर फैसले जो है, और मैं फिर कहूँगा कि फैसलों का अल्टीमेट इख्तियार जो है वो डायरेक्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ से मिलती है। इसमें मेरे ज़हन में कोई इबहाम नहीं है इसके मुताल्लिक जो है। लेकिन पार्टी की अंदर जो है हमेशा लोग राय देते भी रहे हैं, मियां नवाज शरीफ उनकी बात खंदा पेशानी से सुनते भी रहे हैं और उसको वैल्यू भी देते रहे हैं, वो इनकॉर्पोरेट भी करते रहे हैं अल्टीमेट डिसीजंस में। सबकी जो है दोस्तों की जो राय होती है, तो मेरा अपना ख्याल है कि जो मैंने आपको एक नक्शा बता दिया है कि इन चीज़ों को सामने रख के हमें 2023 के जो है फैसले करना, और ये फैसला जितना डिले होगा उतना नुकसान मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसको जितनी जल्दी कर लिया जाए बेहतर है। और ताकि एक सिमत का जो तयन जो है वो हो जाए और हम आज से उसकी तरफ मार्च करना। अच्छा खाई साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला था, उस वक्त जब वो हुआ तो उसमें मियां साहब ने आपको टास्क दिया था, फिर एक इजलास हुआ बाकायदा और वो फैसला एक उस वक्त हो चुका था और ये बताया गया कि ये क़यादत का फैसला है, मतलब नवाज शरीफ साहब अगर ना चाहते तो वो फैसला ना होता। अब मरियम साहिबा ने जिस तरह की स्टेटमेंट दी है कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, और वो टेक्निकली तो वो दुरुस्त ऐसे है कि शी इज़ नॉट एन MNA, वो मेंबर नेशनल असम्बली नहीं है तो उन्होंने वोट ही नहीं दिया। लेकिन ये बात कहना, अब एक फैसला पार्टी ने कर लिया है। अब देखिए एहसन साहब उस फैसले के साथ एग्री नहीं किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन वो कहते हैं पार्टी का फैसला था। शायद खाकान साहब भी यही कहते हैं पार्टी का फैसला था। तो पार्टी जब एक फैसला कर ले उसके बाद ये कहना कि जी उस गुनाह का हिस्सा नहीं था और उनकी वेटेज है। मेरा ख्याल है कि ये इस बात को अब मेरा ख्याल है 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो उसके बाद पुलों के नीचे बहुत पानी गुजर गया हुआ है। इसको दोबारा इसको खोलना, इस टॉपिक को जो है ना इतना कोई मेरा ख्याल है उसकी ज़रूरत भी नहीं है और दानिशमंदी भी नहीं। चले चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की बात कर लें। we'll cross the bridge when we come to it, 8 अक्टूबर खाई साहब, ये तो तो मेरा पार्टी ने फैसला करना है। मैं जो राय है मैं वो पार्टी के इजलास में तो ज़रूर दूंगा अगर मुझसे पूछा गया, लेकिन माजरत खा हूँ मैं, क्योंकि आप सारे तो ऑब्वियसली जो मीडिया पे बैठ के जो है अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी राय देनी शुरू कर दूं। लेकिन उनकी कारकर्दगी के हवाले से तो डाउट्स थे PMLN को, आप सबको खुद भी पाबंदे सलासिल रहे हैं। PMLN जो है पिछले 3 साल में सबसे बड़ा टारगेट रही है इसका, और हुकूमती पार्टी के हवाले से जो फैसले हुए हैं वो रोज़ाना आप लोगों की प्रोग्रामों की जीनत बने होते हैं। शाहजेब खानज़ादा ने पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम किए हैं 3-4 इश्यूज़ पे, जो फ्रंटियर के KPK के जो इश्यूज़ हैं। तो ये इसके ऊपर किसी मेरा ख्याल है कमेंट की ज़रूरत भी नहीं है कि ये इस सारे प्रोसेस के अंदर जो है PMLN जो है वो स्पेसिफिक जो है ना अकाउंटेबिलिटी हुई है। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बात करेंगे थोड़ी सी, जावेद लतीफ़ साहब ने भी जो कहा उस पर अगर आप कमेंट करना चाहें। उन्होंने कहा जी मियां साहब ने बड़ा मजबूर होकर मुझे शोकाज नोटिस दिया है। उनकी राय है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। वो कह रहे हैं वो आपकी स्टेटमेंट्स को कोट करेंगे। ये भी उनका जमहूरी हक है, जो मर्जी वो करें जिस तरह से। अच्छा, हक है, मैं बिल्कुल हक को तस्लीम करता हूँ। ख्वाजा साहब, आपने 20 अक्टूबर 2020 को मेरे शो में एक बात की थी, जरा मैं क्लिप चला लूँ फिर उससे। ख्वाजा साहब, इस इंटरव्यू के तकरीबन 1 महीने बाद आप अरेस्ट हो गए थे, फिर जो भी हुआ वो सारा उसके सामने। आप अभी भी समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पे ही आपके साथ जो कुछ हुआ वो हुआ? देखिए, मेरे ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ वो मेरे जो PTI के सियासी मुखालफीन हैं, मैं सियालकोट में उनकी दरख्वास्त पे हुआ। अच्छा, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जो आप उस्मान डार की बात कर रहे हैं, उनको दैट इज़ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, जो केस का रिकॉर्ड है वो इनिशिएशन जो है वो उधर ही हुई है। और डेफिनेटली उन्होंने जब मेरे ख़िलाफ़ मूव किया है अप्रैल 2018 में, यानी बिफोर द इलेक्शंस, उन्होंने ये दरख्वास्त दी है।
और वही दरख्वास्त जो है, ये वही दरख्वास्त है जो उन्होंने मेरी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की थी। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर वही केस जो है मैं अपील में सुप्रीम कोर्ट में ले गया, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बहाल कर दिया। मैं ममनून हूँ अपनी अदालतों का, और मैं पूरी, मुझे कभी उम्मीद है कि मुझे जो है रिलीफ मिलेगी इसमें। बाकी पर्सनल दुख की बात है कि हमारे मुल्क में जो है इक़्तिदार जो एक अमानत होती है, एक ट्रस्ट में आपको दी जाती है वोटों के ज़रिए, चाहे वो वोट रिग्ड भी हों, तो बंदे को खुद ही कुछ ख्याल कर लेना चाहिए कि ये अमानत है। मैं अपनी ज़ाती वेंजेंस के लिए, ज़ाती वेंडेटा के लिए जो है अगर मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, तो मैं समझता हूँ उस अमानत में ये ख़यानत है। ठीक, खान साहब टाइम हमारे पास कम है, लेकिन सवाल बड़ा अहम है। अफ़गानिस्तान, आप फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं और चीज़ों को अपने एंगल से भी आप देखते हैं, क्या आप समझते हैं कि तालिबान को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए? और दूसरी बात ये है कि अभी तक जिस तरह से हैंडल किया गया पूरे मामलात को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए, उसके अलावा जो हम कहते रहे हैं दुनिया को, क्या वो बेहतर तरीके से हो सकता था? आप वहाँ से हो के आए हैं और वहाँ पे रहे हैं, जो मेरी शुनीद है कि इतना माहौल जो है वो आपको उसमें हॉस्टिलिटी भी नज़र आई वहाँ पे। जी, आपके हवाले से मुझे किसी ने बताया था जी, टूवर्ड्स पाकिस्तान। मैंने मतलब आपकी ज़ात से तो हॉस्टिलिटी नहीं ना हो सकती कोई। तो विच आई वाज सरप्राइज्ड, यू नो, मुझे सरप्राइज भी और साथ मुझे उसका दुख भी हुआ। मैं समझता हूँ कि जो एक इनिशियल यूफोरिया था, जो भी उधर हुआ अफ़गानिस्तान में अगस्त के मिड में जब ये हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ हुआ है। उसका जो डिविडेंड्स जो है हमें एक इमीडिएट हमसाये की हैसियत से मिलने चाहिए, हमसाये की हैसियत से। हमारा जो अंदरूने जो खाना उनके मसाइल हैं, और उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके मसाइल हल करे। वो उसका मुझे उतना यकीन नहीं रहा कि डिविडेंड्स जो है ना उस तरह जिस तरह मिलने चाहिए उस तरह मिलेंगे। मैं उसको उतने कॉन्फिडेंस के साथ उम्मीद मुझे अभी भी है, बिल्कुल मैं उम्मीद अभी भी है, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है अफ़गानिस्तान कैन प्ले ए वेरी पिवटल रोल इन दिस रीजन एज फॉर कनेक्टिविटी इज़ कंसर्न। ये बहुत बड़ा जो है ना एक जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आएगी कनेक्टिविटी के ज़रिए। सेंट्रल एशियन स्टेट, चाइना, रशियन फेडरेशन, ईरान, टर्की और पाकिस्तान, ये सारे मुल्क जो है ना वो इस तरह रेल के ज़रिए, गैस के ज़रिए, ट्रांसमिशन लाइनों के ज़रिए ये कनेक्ट होंगे, जब सड़कों के ज़रिए कनेक्ट होंगे, तो ये जो हम देख रहे हैं डिस्टॉर्शंस ओवर लास्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स इस सारे रीजन के अंदर, ये सारी की सारी एलिमिनेट हो जाएंगी। जो कनेक्टिविटी जो है वो डिल्यूट कर देगी इनको, और अल्टीमेटली ये डिसअपीयर हो जाएंगी। मैं उस लिहाज से, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो कहते हैं, मैं मोहतात होके जो है इस सिलसिले में बात करूँगा, लेकिन मैं उम्मीद भी है, मुझे दुआगो भी हूँ कि ये हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के लिए। प्राइमरीली उनके लिए ये चीज़ जो है ये बड़ी ज़रूरी है, और ऑब्वियसली जब उनके हालात बेहतर होंगे तो इर्द गिर्द की जो नेबरहुड है उसके भी हालात बेहतर होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा।